नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका करंट न्यूज एनालिसिस में। तो आज हमारी यूएनए की दूसरी क्लास है, यूएनए यानी कि उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस। तो इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। अन्यथा ऊपर आई बटन में पीछे यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि पहली यूएनए क्लास, तो उस क्लास को आप देख सकते हो। यहां पर यूएनए का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक हाल फिलहाल के आपने जितने भी नए एग्जाम दिए हैं उन एग्जामों में आपने एक चीज देखा होगा कि आपके जो समसामयिक घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वही प्रश्न हुबहू आ जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब जो दैनिक समाचार हैं ये आप पढ़ना मिस कर देते हैं। क्यों? आपको भर भर कर परीक्षावाणी पढ़नी होती है, अलग अलग किताबें पढ़नी होती हैं। इन सब में आप जो डेली अखबार पढ़ना है या समाचार पढ़ने हैं, इसका समय गवा देते हैं। आपको मैं एक नई सीरीज आपके बीच में लेकर आया हूं जहां पर आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना मिस कर रहे हैं या इंपॉर्टेंट खबरें पढ़ना मिस कर रहे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, डेली बेसिस पर इस क्लास को देखना है। आपको जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपका रिस्पॉन्स बताएगा यह क्लास डेली लाई जाए 10 से 15 मिनट की या हफ्ते में एक दिन की आधे पौने घंटे की जो क्लास बन जाती है। अगर डेली लाऊंगा तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा है। रोज 10 मिनट आप नोट्स बनाने के लिए भी आसानी रहेगी, साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। 10-15 मिनट की क्लास होगी, इतनी ज्यादा खबरें नहीं होती हैं। लेकिन अगर हफ्ते में एक दिन की क्लास आएगी 40-50 मिनट की, तो बोरिंग क्लास हो जाती है। आप लोगों को भी पता है, इतनी लंबी क्लास देखते हमको आलस भी आता है और नोट्स बनाने में भी दिक्कत होती है। तो आप लोग बता दीजिएगा किस तरीके से इस क्लास को कंटिन्यू रखना है। फिलहाल के लिए ये यूएनए यानी कि उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस, आप यूकेपीएससी, यूकेएसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उत्तराखंड की दैनिक समसामयिक घटनाएं, यानी यहां पर हम बात करेंगे 1 से लेकर 6 तक हम पहले देख चुके हैं। आज 7 तारीख से 10 जनवरी तक हम देखने वाले हैं। तो बढ़ेंगे अगर आगे की तरफ, सेशन की तरफ। इससे पहले अगर आपने सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो नहीं करा है तो फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, ER मुकुल नाम से, आपको पता है। वहां पर मैं करंट कोई भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले दे देता हूं। तो आप चाहो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर इस तरह की प्रोफाइल है। इसके अलावा माई टॉक शो, जहां पर आप चयनित होकर जो छात्र होते हैं अपनी जो अनुभव है वो लोगों के साथ साझा करते हैं। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप पर इंटरेक्ट होना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप मुझे इस नंबर पर कर सकते हो। लेकिन माई टॉक शो यूट्यूब पर आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको चाहिए होती है तो हमारे वेरियस चैनल हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो। टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, ये भी हमारा ही चैनल है। इस चैनल पर आप जुड़ सकते हो। इस चैनल में आपको पढ़ाई से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। साथ ही साथ यहां पर आपको करंट अफेयर मिल जाती है, करंट अफेयर का चैनल है। सभी नीचे लिंक आ रही होंगी, उन चैनलों को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्य स्तर की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ टारगेट यूकेएसएससी पर जुड़ सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो टारगेट यूकेएसएससी यूट्यूब चैनल है। लगभग 9,500 से अधिक लोग हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आप चाहो तो यहां पर भी जुड़ सकते हो। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे पहली क्लास के साथ। आज की जो पहली न्यूज है या पहली घटना है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल होगी उत्तराखंड की लोक भाषाएं। तो हाल ही में मैंने आपको एक सेशन दिया था कि आपके अध्यक्ष ने जो है ऐसी चीजें करी हैं कि आपके सिलेबस में गढ़वाली कुमाऊनी लोककृतियां आ रही हैं। लेकिन वर्तमान में अखबार में एक हमें देखने को मिला, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रमों में शामिल होंगी उत्तराखंड की लोक भाषाएं। तो यहां से हमारे लिए जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोक भाषा है इसका संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक है, आपको पता है ये लोक भाषा ऐसा नहीं अचानक ऐड हो रही है, मैंने पूरा सेशन इस पर कराया है, उसे जरूर देखिएगा आप। नीचे लिंक आ रही होगी या आई बटन पर ऊपर आ रहा होगा। आपको यहां से समझना क्या है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है यानी कि एनईपी, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब की है? 2020 की हो जाएगी। किस समिति की सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया था, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के तहत उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जो बाल लेवल पर, यानी जो बालिका, जिसे बाल वाटिका कहा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले लागू करने वाला प्रथम राज्य था देश में। अगर मैं बात करूं, यूके ने प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी लेवल, आंगनबाड़ी लेवल पर कब शुरू करा था? तो 22 जुलाई 2022 को उत्तराखंड ने यह नीति को जारी कर दिया था। इस चीज को नोट करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम में विद डेट ये पूछा जा सकता है कि कब उत्तराखंड ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था बाल वाटिका यानी प्राइमरी लेवल पर। इसके अलावा उत्तराखंड ने क्या करा था, उच्च शिक्षा में कब लागू करा था? तो 16 अक्टूबर
2022 को यह लागू कर दिया गया था जो माध्यमिक लेवल पर। तो उत्तराखंड दोनों में ही लागू कर चुका है, छोटे लेवल पर भी, प्राइमरी लेवल पर भी और माध्यमिक लेवल पर भी। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यहां पर बात हो रही है और इसी के तहत जो है आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्रम है यानी कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी आपके सिलेबस में ऐड होने जा रही है। इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पर एक और प्रश्न आता है जो गढ़वाली दिवस है, कुमाऊनी दिवस है। अगर मैं बात करूं गढ़वाली कुमाऊनी दिवस की, तो कुमाऊनी दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और गढ़वाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। चर्चाओं में रही है आपकी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा, तो किसी भी एग्जाम में यह बन सकता है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। आगे चलेंगे हम लोग नई न्यूज की तरफ। एकल महिला को 75% सब्सिडी देगी सरकार, रेखा। तो एकल महिला को क्या है? 75% सब्सिडी देगी। तो यहां पर अगर कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाए, हाल ही में सरकार के द्वारा एकल महिला को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था? तो 75% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अब ये एकल महिला कौन है, क्या है एकल महिला? अगर यहां पर हम बात करें तो जो रेखा आर्या जी हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी खेल मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल मंत्री के अलावा ये क्या है? युवा कल्याण एवं, ठीक है, मंत्री भी है ये। ठीक है, युवा कल्याण मंत्री कौन है? हमारी रेखा आर्या जी हैं। तो यहां पर इनके द्वारा बताया गया है कि अगली बैठक कहा कि अगली बैठक में कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो मंत्री रेखा आर्या ने यहां पर बताया है प्रदेश की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी परियोजनाओं पर लागत पर 75% सब्सिडी देगी। तो कभी भी प्रश्न आ सकता है और मुझे लगता है अब जो है पेपर बनाने वाले इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पिक कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा प्रश्न आपके लिए कि सरकार की नई नीति के अनुसार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी परियोजना तक कितनी प्रतिशत सब्सिडी का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो वहां पर 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा। और सही बताऊं, जो तुक्के मारेगा वो 75 सोच भी नहीं सकता है। वो सोचेगा यार दिया होगा तो 25 दिया होगा, 50 दिया होगा या 35 दिया होगा। लेकिन अगर आप पढ़कर जाओगे तो 75% सब्सिडी आपको पता है कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर इन्होंने बताया कि बेटियों की तरह अब बेटों को भी महालक्ष्मी किट योजना में मिलेगा लाभ। ठीक है, तो बेटों को भी महालक्ष्मी, यानी आपको पता है महालक्ष्मी योजना, यह योजना आपके एग्जाम में पूछी गई थी हाल ही में स्नातक स्तरीय में। तो मैं जैसा कि कहते हुए आया हूं कि जो योजनाएं हैं आपसे पूछी जाती है, ऐसा नहीं है अचानक से उठ के कोई सी भी योजना पूछ दी, वही योजना पूछी जाती है जो चर्चाओं में रही होती है। तो लगातार महालक्ष्मी योजना चर्चाओं में रहती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बताता हूं ना मैं, वैसे अगर आप देखोगे परीक्षावाणी, बीएस नेगी, टोटल मिलाकर 150 से अधिक योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं। लेकिन आपसे कौन सी पूछी जाती है? जो चर्चाओं में रहती है। तो उन सबको पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो आपके एग्जाम होने से 6 महीने पहले या 6 महीने तक चर्चाओं में रहती है, उन सारी योजनाओं को आपको देखना होता है। तो आज फिर से महालक्ष्मी योजना को हाईलाइट करके लिखिएगा। इसके बाद बताऊंगा कौन सी योजना चर्चा में रही है। अगर मैं बात करूं महालक्ष्मी योजना की, तो सबसे पहले महालक्ष्मी योजना कब शुरू हुई थी? तो 17 जुलाई 2021 को आपकी महालक्ष्मी योजना शुरू होती है। ठीक है, 17 जुलाई 2021 को महालक्ष्मी योजना को शुरू किया जाता है। प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए योजना है। ठीक है, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, यानी जो महिलाएं हैं प्रसव के दौरान उनकी पुत्रियां होती हैं तो उनको जो है किट दी जाएगी, परंतु अब बेटे होने पर भी किट दी जाएगी, इसमें बताया गया है। साथ में यहां पर नंदा गौरा का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, यहां कहीं पर नंदा गौरा, बैठक में नंदा गौरा योजना को मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर उच्चीकरण के लिए खाली पदों को विज्ञप्ति जारी करने की सहमति बनी है। तो नंदा गौरा योजना ये भी चर्चा में है। और मैं बात करूं नंदा गौरा योजना की, तो ये 1 जनवरी 2018 को शुरू होती है नंदा गौरा योजना। इसके तहत आपको 52,000 जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षिका हैं, बालिकाएं हैं, उनको 51-52 हजार रुपए की इनामी मतलब वो राशि दी जाती है। इस चीज को भी पूछा जाता है। तो नंदा गौरा योजना कब की हो जाएगी? 1 जनवरी 2018 की, और 52,000 रुपए इसमें पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार नहीं, सॉरी, 52,000 रुपए दिए जाते हैं। अगली खबर है आपकी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु होगी 65 वर्ष। तो हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इनके द्वारा बताया गया जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं या विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है पहले कितनी थी? 60 वर्ष थी। अब कितनी कर दी गई है? 65 वर्ष कर दी गई है। तो यहां से आपको 2 चीज नोटिस करनी है या 2 चीज नोट करनी है। जो आपके विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और आपसे यह भी पूछ सकता है आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। साथ ही साथ ये उच्च शिक्षा मंत्री भी
मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्री ये हमारे कौन हो जाएंगे, धन सिंह रावत जी, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, धन सिंह रावत जी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव, विशेषज्ञ चिकित्सकों को पृथक कैडर भी बनेगा। ठीक है, उनकी सेवानिवृत्ति आयु यहां पर बताया गया है सूत्रों सूबे में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भारी कमी को देखते हुए सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 कर दी है। यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बाकी आगे चलेंगे हम अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपकी, राम ने की थी तपस्या, 200 मीटर तक शोर नहीं करती थी गंगा। ठीक है, तो राम ने तपस्या की थी और गंगा जो थी 200 मीटर तक शोर नहीं करती थी। तो हाल ही के अखबार में आपने कटिंग देखी होगी, ब्रह्मपुरी स्थित श्री राम तपस्थली। ठीक है, ब्रह्मपुर में स्थित है श्री राम तपस्थली, यानी ये ऋषिकेश के अंदर राम की तपस्थली है। इससे पहले हमने अलग अलग तपस्थलियां पढ़ी थी राम जी की, लेकिन ऋषिकेश के अंदर भी है। तो ब्रह्म हत्या का पाप उतारने के लिए ऋषिकेश में तपस्या करने आए थे भगवान। आपको पता है ब्रह्म हत्या का पाप उतारने के लिए ऋषिकेश में क्या करा थे, राम जी ने तपस्या करी थी। ठीक है, तो मीटर तक शोर नहीं करती थी गंगा। तो गंगा नदी चर्चा में रही है, आपको यहां से पढ़ना है गंगा नदी के बारे में। मैं आपको देखो फिर मैं वही कहता हूं, ये वीकली सेशन है, अगर आप मुझे डेली सेशन बताओगे तो मैं गंगा की हर एक चीज डिटेल आपको यहां पर बता देता। गंगा नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, क्या क्या हिसाब किताब है, तो ये हर एक चीजें आपको यहां पर बता देता, क्योंकि ये चर्चा में रह रही है। ठीक है, लेकिन आपको यहां दिक्कत क्या आएगी, ये सेशन अगर मैं इस चीज को बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, गंगा नदी चर्चा में है, इससे रिलेटेड सभी चीजों को पढ़ के जाइएगा, योजनाओं को, परियोजनाओं को, हर एक चीज को। यही एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर ब्रह्मपुरी स्थित राम की तपस्थली जो थी यहां पर हुआ करती थी, और रावण के वध के बाद आपको पता है श्री राम ने रावण का वध किया था। एक प्रश्न आप लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं, आपको पता है 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उससे पहले एक प्रश्न मैं सभी जो भक्त हैं या फिर सभी गण हैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कोई भी छात्र को भगवान राम का पूरा नाम पता है नीचे कमेंट कर लिख दीजिएगा। मुझे पूरा राम जी का पूरा नाम आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां क्या कहा मैंने कि राम ने क्या करा था, श्री राम ने रावण की हत्या करी थी, मतलब हत्या मतलब उसका वध किया था, सॉरी, राम ने रावण का वध किया, और वध करने के बाद राम जी ने क्या करा था, जो अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपको पता है, उन्होंने क्या करा था, उसके बाद तप करने के लिए वो ऋषिकेश आए और यहां पर वो तप करने गए। तप करने के बाद क्या हुआ, ऋषिकेश में नदी किनारे, ये गंगा नदी किनारे एक आश्रम था, वहां पर वो थोड़ा सा बैठे और उन्होंने वहां पर तप करने की तपस्या करी। गंगा का शोर इतना था कि राम जी खड़े उठकर वहां से चले गए। खड़े उठकर गए तो वहां से क्या हुआ, गंगा मां स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने प्रभु राम को कहा, हे प्रभु आप कहां जा रहे हैं। प्रभु राम ने कहा कि आप इतना जो शोर कर रही हैं, इससे मेरी तपस्या में बाधा आ रही है, इसके लिए मुझे यहां से जाना होगा। तो गंगा मैया ऐसा वचन देती है कि प्रभु आप यहीं बैठे रहिए, आज से यहां से लेकर जिस एरिया तक आप तपस्या कर रहे हैं उस एरिया के आसपास तक 200 मीटर का वो एरिया था, यहां तक गंगा जो है शोर नहीं करेगी। तो आज भी आप ऋषिकेश जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक स्थान है, ब्रह्मपुरी स्थान है, जहां पर श्री राम ने तपस्या करी थी। ऐसी छोटी सी गुफा है, यहां पर बैठ के प्रभु श्री राम ने तपस्या करी थी और इसी के आसपास जो गंगा बह रही है वहां पर बिल्कुल भी शोर नहीं होता है, बिल्कुल साइलेंटली गंगा बहती है। तो ऐसी खबर है, यहां पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा रघुनाथ मंदिर का यह मानक, तो आपको पता है रघुनाथ मंदिर में भी श्री राम ने तपस्या करी थी रावण के वध के बाद, बताया जाता है अलग अलग स्थान पे गए थे। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने रघुनाथ मंदिर में भी अपनी तपस्या करने के लिए गए थे, इस चीज को याद रखिएगा। रघुनाथ मंदिर कौन से जनपद में है ये नीचे कमेंट कर बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुनाथ मंदिर चर्चा में है और रहता है अक्सर, ये भी प्रश्न बन सकता है कि रघुनाथ मंदिर किस जनपद में है और क्या विशेषता रघुनाथ मंदिर की है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगली खबर की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा दीदी भूली महोत्सव में भाग लिया गया। तो यह दीदी भूली महोत्सव जो है कहां पर मनाया गया था, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में क्या मनाया गया था, दीदी भूली महोत्सव। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, किस जनपद के द्वारा हाल ही में दीदी भूली उत्सव को मनाया गया। तो यह मनाया गया था उत्तरकाशी जनपद के द्वारा, इस चीज को लिखिएगा। यहां पर पुष्कर धामी यहां पर मुख्य अतिथि थे और महिला सशक्तिकरण की ओर से एक कदम कार्यक्रम आप सादर आमंत्रित हैं। तो दीदी भूला उत्सव महोत्सव किससे हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण से। किस जनपद में मनाया गया था, उत्तरकाशी में मनाया गया था, इस चीज को नोट कर लिख सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, पहली योग नीति पर जल्द
लगेगी कैबिनेट की मोहर। तो आपको पता है जैसा कि योग नगरी, अगर मैं बात करूं योग नगरी कौन है, तो योग नगरी कौन सी हो जाएगी, ऋषिकेश आपकी योग नगरी हो जाएगी। तो योग नगरी ऋषिकेश है और उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, पहली योग नीति पर मोहर लगाने का काम कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दी गई है धामी जी के द्वारा, और जल्द ही क्या करेंगे, यहां पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। ड्राफ्ट पर आयुष विभाग को 50 से अधिक लोगों ने दिए सुझाव, और लोगों ने भी सुझाव दिए और योग नीति तैयार होगी। तो योगा कैपिटल हमारी कौन सी है, ऋषिकेश हो जाएगी। अगर ऋषिकेश के मैं बात करूं प्राचीन नाम की, तो कुब्जाभ्रक इसका पुराना नाम हो जाएगा। ऋषिकेश यहां पर आपको पता है, देखो जब ऋषिकेश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऋषिकेश का आपको पूरा रिवीजन करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर ये वीकली क्लास होगी तो यहां पर लिमिटेड चीजें बता पाऊंगा, डेली क्लास होगी आप मुझे कमेंट कर बता दो। ऋषिकेश के बारे में हर एक डिटेल आपको बताऊंगा ताकि फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि सब चीज के नोट्स बनाने, जो आती है उसका रिवीजन करते रहे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं योगा कैपिटल की तो ऋषिकेश है। अगर मैं बात करूं आपसे योगा डे कब मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 21 जून को आपका योगा डे मनाया जाता है। और 2023 में योगा डे की थीम क्या थी, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। आपको पता है 2023 में हमने G20 होस्ट करा था, तो वासुदेव, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम के लिए, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इस चीज को लिख लीजिएगा। 2023 की थीम क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसी चीज को याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट की ओर। रक्तहीन क्रांति खींच लाई थी बापू को बागेश्वर में। तो एक अखबार की कटिंग हाल ही में अमर उजाला में लिखा था, रक्तहीन क्रांति खींच लाई थी बापू को बागेश्वर में। तो गांधी जी आपको पता है कि 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और 9 जनवरी को पूछा जाता है एग्जाम में, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो रक्तहीन क्रांति खींच लाई बापू को बागेश्वर। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, बागेश्वर में आए थे। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी बागेश्वर कब आए थे, तो 14 जनवरी, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ महात्मा गांधी जी, ठीक है, एक आर्टिकल में महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में बागेश्वर में रखी थी स्वराज भवन की नींव, ठीक है। स्वराज भवन की नींव किसने रखी, महात्मा गांधी ने रखी। और चौक बाजार क्या किया था, आराम, चौक बाजार में इन्होंने आराम किया था। और कौसानी में लिखी थी अनासक्ति योग की प्रस्तावना। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेलली बताऊंगा एक बार। 14 जनवरी 1921, ठीक है, 14 जनवरी 1921 को आपको पता है क्या होता है, उत्तरायणी के दिन 40,000 लोग कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर्ड होते हैं वो सरयू नदी में बहा देते हैं। और इसी चीज को, इसी घटना को 40,000 लोग जब सरयू नदी में अपने रजिस्टर को बहा देते हैं कुली बेगार से संबंधित, इसी घटना को जो गांधी जी हैं वो क्या कहते हैं, रक्तहीन क्रांति। तो कुली बेगार घटना को, ठीक है, कुली बेगार घटना को रक्तहीन क्रांति किसने कहा था, यह कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति। लेकिन एक और प्रश्न आता है, इसको असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था, असहयोग, ठीक है, असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था, ठीक है, पहली ईंट किसने कहा था, यह प्रश्न भी बनता है, असहयोगी की पहली ईंट किसने कहा था। और हमें लगता है असहयोगी आंदोलन महात्मा गांधी, और वहां पर महात्मा गांधी टिक मार कर आते हैं। लेकिन असहयोगी की पहली ईंट कुली बेगार आंदोलन को किसने कहा था, यह स्वामी सत्यदेव ने कहा था, ठीक है, स्वामी सत्यदेव ने कहा था। इस चीज को लिखिएगा, स्वामी सत्यदेव ने कहा था इसको असहयोगी की पहली ईंट। और गांधी जी ने क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति इसको कहा था। इस चीज को याद रखिएगा, गांधी जी ने क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति कहा था। और असहयोगी की पहली ईंट किसने कहा था, यह कहा था स्वामी सत्यदेव ने, ठीक है। रक्तहीन क्रांति कुली बेगार आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बागेश्वर खींच लाई थी। बापू की याद में बागेश्वर में कौसानी में आज भी बनी हुई ऐतिहासिक विकिपीडिया में उल्लेखित मिलता है, महात्मा गांधी जून 1929 में, ठीक है, दूसरे पखवाड़े में अल्मोड़ा होते हुए कौसानी पहुंचे थे। तो जून 1929 में अल्मोड़ा होते हुए कहां पहुंचे थे, कौसानी पहुंचे थे। आपको भली बात ही पता है गांधी जी कौसानी भी गए थे। 22 जून को कौसानी से बागेश्वर के लिए रवाना हुए थे। कब हुए थे, 22 जून को कौसानी से, ठीक है, 22 जून को कौसानी से बागेश्वर के लिए रवाना हुए थे। तो गांधी जी कब रवाना हुए थे, 22 जून को 1929। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आ जाए ना, क्योंकि गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको पता है अगर गांधी जी उत्तराखंड में आ रहे हैं तो ये अपने आप में हर एक चीज डिटेल में पढ़नी जरूरी है, इसकी डेट भी याद करनी पड़ेगी। तो गांधी जी कौसानी से बागेश्वर के लिए 22 जून 1929 को रवाना हुए और अल्मोड़ा से गरुड़ तक सड़क बनाई, तब अल्मोड़ा से गरुड़ तक ही सड़क थी। आपका एग्जाम में आपसे पूछा जाता है गरुड़ तहसील कहां पर है, तो गरुड़ जो तहसील है ये भी बागेश्वर के अंतर्गत स्थित हो जाएगी, ठीक है, गरुड़ भी बागेश्वर के अंतर्गत स्थित हो जाएगी, ठीक है, गरुड़ ब्लॉक।
इस चीज को याद रखेगा। तब अल्मोड़ा से गरुड़ तक सड़क थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौसानी से गरुड़ तक दूरी वाहन से तय की थी, बापू को उसके बाद आगे डोली से ले जाया गया था। बागेश्वर चौक पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे छांव में महात्मा गांधी ने कुछ देर विश्राम किया। आज भी यह पीपल का वृक्ष चौक पर उल्लेखित है, ठीक है, वहां पर है। और उल्लेखित मिलता है बागेश्वर पहुंचने पर श्यामलाल शाह के नेतृत्व में शांतिलाल त्रिवेदी, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी ने उनका स्वागत किया था। तो गांधी जी का कौसानी बागेश्वर पहुंचने पर उनका स्वागत किसने किया था, इस चीज को लिखिएगा श्यामलाल शाह के द्वारा। श्यामलाल शाह, जो आपके एकाध फैक्ट वाले क्वेश्चन है भयंकर वाले, कभी यह प्रश्न बन जाए गांधी जी के कौसानी बागेश्वर पहुंचने पर उनका स्वागत का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, तो श्यामलाल शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और उनके स्वागत में शामिल कौन कौन लोग थे, बद्रीदत्त पांडे इनके नेतृत्व में शामिल थे, विक्टर मोहन जोशी शामिल थे और शांतिलाल, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, शांतिलाल त्रिवेदी शामिल थे, ठीक है, श्यामलाल शाह के नेतृत्व में शांतिलाल त्रिवेदी, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी जी, ये 4 लोग इसमें शामिल थे। अगर कभी ये प्रश्न में दे दे गोविंद वल्लभ पंत भी, तो वो ऑप्शन में नहीं होगा, याद रखिएगा उसे कौन नहीं था, गांधी जी के स्वागत में कौन नहीं था, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो स्वागत का अध्यक्ष कौन था, यहां पर किसके नेतृत्व में हो रहा था, श्यामलाल शाह के। बाकी कौन कौन थे, शांतिलाल त्रिवेदी, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, ये आप नोट कर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, बागेश्वर तक डांग बंगले में रात गुजारी थी, नुमाइश खेत में स्वराज भवन की नींव रखी थी। तो स्वराज भवन की नींव किसने रखी, गांधी जी ने रखी। इस स्वराज भवन का शुभारंभ स्वतंत्रता सेनानी विक्टर मोहन जोशी ने किया था। तो स्वराज भवन का शुभारंभ कौन करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, स्वराज भवन का शुभारंभ, स्वराज भवन का शुभारंभ कौन करता है, ये आपको पता है, स्वराज भवन का है बागेश्वर में, इसका शुभारंभ कौन करता है, विक्टर मोहन जोशी जी इसका शुभारंभ करते हैं। स्वराज भवन परिसर में लगी है बापू की प्रतिमा। तो इतनी सारी डिटेल इस अखबार से आपको मिल चुकी है। कौसानी में ही गांधी जी ने क्या लिखा था, अनासक्ति योग का प्रस्तावना लिखी थी, ये आपको पता है। और यहीं पर इन्होंने कहा था, कौसानी को क्या कहा था इन्होंने, कौसानी को इन्होंने क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था। अब यहां पर एग्जाम में कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कौन सा है और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, दोनों ही अलग हैं, ठीक है, ये आ जाता है कभी। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहां है, फटक से ऑप्शन ए में दिया होता है कौसानी, हम टिक मारकर आ जाते हैं, लेकिन कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहां है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो हर्षिल हो जाएगा, ठीक है, हर्षिल हो जाएगा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ठीक है, हर्षिल उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हो जाएगा, हर्षिल। लेकिन उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड की बात करें तो चोपता यहां का मिनी स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल, इसके बाद हर्षिल, ठीक है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल हो जाएगा, इसके बाद उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलेंगे हम अगली खबर की ओर। रिंगाल से प्रदेश को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम। तो रिंगाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंगाल अब चर्चा में रिंगाल रह रहे हैं ना, तो रिंगाल से रिंगाल की खाल खींचनी पड़ेगी आपको। रिंगाल की अगर मैं बात करूं, रिंगाल, ठीक है, रिंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंगाल का अगर मैं आपको साइंटिफिक नेम बताऊं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और आपको परीक्षा वाणी में कहीं नहीं मिलेगा, ये रिंगाल का जो साइंटिफिक नेम है यहां पर चिनेवा, ठीक है, इसको ये लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसका चिनोमो बबूसा फल काटा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है यहां पर आपको लिखना है। और ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 में जो 19-20 में जो परीक्षा हुई थी वहां पर पूछा गया था, वहां पर भी बच्चों के तोते उड़ गए थे। जैसे ही देवदार का साइंटिफिक नेम अखबार में कहीं मेंशन, देवदार का साइंटिफिक नेम आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेगा, लेकिन आप वेरियस किताब उठाओगे तो अलग किताब मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी किताबें पढ़ते हुए चलो। रिंगाल अभी चर्चाओं में रह रहा है, तो रिंगाल का जो वैज्ञानिक नाम है ये हो जाएगा, इस चीज को लिखिएगा। और रिंगाल जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। अब रिंगाल से यहां पर क्या है, प्रदेश में पूरी तरह से रिंगाल को क्या है,
प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम। तो एक पंत जी हैं, शिल्पकार पंथ के साथ उनके साथियों की पहल आईआईएम कर रहा है इनको मतलब सहारा, ठीक है। फाइनेंशियली इनको कौन मदद कर रहा है? आईआईएम काशीपुर। इससे एक और प्रश्न बनता है, आईआईएम कहां पर है? काशीपुर में हो जाएगा, ठीक है, काशीपुर में। और ये बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं, आईआईएम ये बता दिया कहां पर है, कब इसकी नींव रखी गई थी, ये प्रश्न भी आया है, बहुत बारी आता है। आईआईएम काशीपुर की नींव कब रखी गई थी, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान की, ये आपको कमेंट कर नीचे बताना है। अभी तक जितने भी प्रश्न हो चुके हैं एडिट कर सभी कमेंट उसमें बताते रहिएगा, तभी अगली क्लास लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से लाऊंगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ के 3 लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड प्लास्टिक को मुक्ति दिलाने के लिए संकल्प लेते हुए रिंगाल की लकड़ी से पत्तों से सामान बने अभियान को छेड़ा है, यानी जो प्लास्टिक का सामान है इसके विकल्प के लिए रिंगाल की लकड़ी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें, ये चीज आपने ले ली होगी, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। रिंगाल की अगर मैं बात करूं, रिंगाल की उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, रिंगाल की उत्तराखंड के अंदर कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, यह प्रश्न भी आ सकता है। रिंगाल, ठीक है, रिंगाल की टोटल 6 प्रजातियां, ठीक है, प्रजातियां उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। यहां पर लिखा है साफ साफ, रिंगाल की उत्तराखंड में रिंगाल की मुख्यतः 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं? तो यहां पर स्थानीय नाम, ठीक है, इनके स्थानीय नाम है देव रिंगाल, थाम सारू, ठीक है, भाटुपात्र, मिलांग, गोलू रिंगाल। तो ये सब लिख लीजिएगा, कौन सी? देव रिंगाल, थाम, सारू, भाटुपत्र, मिलंगा, गोलू रिंगाल। और इन सब में भी जो उच्चतम किस्म की होती है वो कौन सी रिंगाल होती है? तो देव रिंगाल जो होती है सबसे उच्च किस्म की होती है, देव रिंगाल, ठीक है। देव रिंगाल जो होती है सबसे उच्च किस्म की होती है। तो ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा कितने किस्म कौन कौन सी प्रकार हैं, लेकिन 6 प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं। और ये रिंगाल होता कहां पर है? तो ये रिंगाल आपको पता है कि रिंगाल जो होता है कि इससे क्या, सॉरी, जंगलों में होता है। और ये बांस का एक प्रकार है, बांसा जैसा होता है ना बांस, उसका ही एक प्रकार है रिंगाल, आपने देखा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको आ गई होंगी। 150 से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं रिंगाल से, लगभग 150 से अधिक उत्पाद विकसित किए जाएंगे, जिनमें किचन उत्पाद और बहुत सारी टोकरी, सामान की पूजा सामग्री, हॉट केस, पेन स्टैंड, गुलदस्ता, सर्विस टोकरी, ये सब इससे नॉर्मल सामान बनाए जाते हैं। आपको पता है रिंगाल से ये सामान बनाए जाते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, गणतंत्र दिवस परेड पर नजर आएगी हिल यात्रा। तो ये कुछ दिन पहले की अखबार में छपा था, गणतंत्र दिवस परेड पर उत्तराखंड की हिल यात्रा नजर आएगी। लेकिन ये करंट अफेयर पुराना हो चुका है, क्योंकि अब आप, ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड पर नजर आएंगी हिल यात्रा। तो यहां पर बताया गया है गणतंत्र दिवस परेड पर हिल यात्रा नजर आएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और यहां पर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इस चीज को देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, हाँ, मैं वही करेक्शन नहीं कर पाया ना। तो गणतंत्र दिवस परेड पर नजर आएंगी हिल यात्रा, ऐसी एक खबर छपी थी। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, इस बार कर्तव्य पथ पर नहीं, भारत पर्व में दिखेगी उत्तराखंड की झांकी। ये कल का पेपर था, ठीक है। तो कल वाली जो करंट अफेयर है वो मैं आपको 1-2 दिन में करा दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये परसों की देखिए, ठीक है, 10 तारीख से पहले की है, 7 से लेकर 10 के बीच में है, इस चीज को आप देखिए। तो इस बार क्या था, पहले डिसाइड हुआ था जो कर्तव्य पद पर है हिल यात्रा दिखेगी आपको, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसको बना कर दिया गया है। तो पहले हिल यात्रा को समझेंगे। हिल यात्रा चर्चा में रह रही है, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड पर नजर आएगी हिल यात्रा। तो हिल यात्रा पिथौरागढ़ कुमाऊं का सबसे अधिक रोमांचित करने वाला पर्व हिल यात्रा मुखौटा नृत्य का दीदार विजय पथ पर 26 जनवरी के परेड में होगा। फिलहाल के लिए इस चीज को काट दीजिए, गणतंत्र दिवस पर कोई हिल यात्रा का परेड नजर नहीं आने वाली है, ठीक है, इस चीज को काट दीजिए। अब हम हिल यात्रा को समझेंगे। हिल यात्रा आपको पता है एक मुखौटा नृत्य है। हिल यात्रा क्या है? मुखौटा नृत्य है। कहां पर होता है? पिथौरागढ़ में है। कहां की देन मानी जाती है? नेपाल की देन मानी जाती है, इस चीज को समझिएगा। हिल यात्रा, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये सोर घाटी में होता है। अगर पिथौरागढ़ भी आ जाए तो सोर घाटी के अंतर्गत होता है। लगभग 500 वर्ष पुराना ये महोत्सव है और नेपाल की ये देन हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें सातु आठू के उस पर ही मनाया जाता है, सातु आठू के तर्ज पर मनाए जाने वाला त्योहार है, ठीक है, ये वो है, ठीक है, हिल यात्रा। और हिल यात्रा की अगर मैं बात करूं, हिल यात्रा जो है आपका कैसा उत्सव है? कृषि उत्सव है। कैसा उत्सव हो जाएगा? तो कृषि उत्सव हो जाएगा। हिल यात्रा कैसा उत्सव है? कृषि
उत्सव हो जाएगा, हिल्स यात्रा यानी कृषि पर्व हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। क्या है? कृषि पर्व है, सोर घाटी में 500 वर्ष पुराना, नेपाल की देन, सातु आठू के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा हिल्स यात्रा का जो मुख्य पात्र होता है, इसका मुख्य पात्र होता है कौन? इसका मुख्य पात्र कौन होता है? लखिया भूत उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखिया भूत इसको कहा जाता है। ठीक है, लखिया भूत इसको कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और भगवान भावराम ताल नाट्य संरक्षण समिति इसका संरक्षण कर रही है। ठीक है, कौन कर रही है? यहां पर दिया है कई गांवों में मनाया जाता है हिल्स यात्रा, ये आपको बताऊंगा। कई गांवों में क्या है, पिथौरागढ़ के अंदर हिल्स यात्रा मनाया जाता है। हिरन चित्तल की देंगे प्रस्तुति। भाव रंग ताल नाट्य अकादमी महिला कलाकार हिरन चित्तल जैसे जिलों की महाकाली एवं बैलों के लाट लाट की किरदारों के निभाते हुए प्रस्तुति देंगे। तो भाव राग ताल नाट्य अकादमी है, इसका संरक्षण कर रही है हिल्स यात्रा का। और आपको पता होगा यहां पर हिल्स यात्रा करते कलाकार जो ये देख रहे हैं आप, लखिया भूत, इसका जो मुख्य पात्र है इसी को लखिया भूत कहा जाता है। तो प्रश्न क्या आता है? हिल्स यात्रा का मुख्य पात्र किसको कहा जाता है? लखिया भूत को। कैसा पर्व है? कृषि पर्व है, सोर घाटी में 500 वर्ष पुराना, और यहां पर क्या है? नेपाल की देन इसको माना जाता है। ठीक है, तो हिल्स यात्रा के बारे में आपको हर एक चीज बता दी गई है। सातु आठू के विभिन्न गांवों में शुरू होने वाले इस कृषि पर्व का संपन्न पिथौरागढ़ में हिल्स यात्रा के रूप में होता है। अनोखा पर्व है। बैल, हिरण, लखिया भूत जैसे कई पात्र मुखौटे के साथ मैदान में उतरकर नृत्य देखने वाले रोमांचित कर देते हैं। हिल्स यात्रा का इतिहास नेपाल से जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गई होंगी और हिल्स यात्रा आपको पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। परीक्षा वाणी खोलो या इसको पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं डेली अखबार पढ़ा करो। तो इस बार कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी, भारत पर्व पर दिखेगी उत्तराखंड की झांकी। तो इस बार जो है कर्तव्य पथ, हाथली में आपको पता है राजपथ का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था, पिछले के पिछले साल कर्तव्य पथ कर दिया गया था। और यहां पर इस बार उत्तराखंड की झांकी नहीं दिखेगी। बात करें उत्तराखंड की झांकी की, तो लगातार पिछले 2 बार उत्तराखंड की झांकी हमें देखने को मिली थी। और पिछली बार अगर बात करें मानस खंड, ठीक है, मानस खंड पर पिछली बार उत्तराखंड को प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान हासिल हुआ था मानस खंड थीम पर। ठीक है, इस बार उत्तराखंड की झांकी जो है कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी नजर नहीं आएगी। इस जगह 23 से 31 जनवरी तक लाल किले पर आयोजित, ठीक है, भारत पर्व, अगर आपसे पूछा जाए भारत पर्व कहां मनाया गया, भारत पर्व, ठीक है, कब से कब तक मनाया गया भारत पर्व, यह मनाया गया था 23 से, ठीक है, इसको लिखिएगा 23 से 31 जनवरी तक लाल किले पर। ठीक है, लाल किले पर यह मनाया जाएगा। ठीक है, कब तक मनाया जाएगा? 23 से 31 जनवरी तक कर्तव्य भारत पर्व 23 से 31 जनवरी तक लाल किले पर मनाया जाएगा। और इसी में उत्तराखंड की जो है झांकियां दिखेंगी। ठीक है, उत्तराखंड की झांकियां शामिल किया जाएगा विभिन्न उत्तराखंड की थीम पर। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी दिखेगी, इसकी थीम क्या है? थीम लिख लेना, इसकी थीम है विकसित उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड। ठीक है, विकसित उत्तराखंड इसकी थीम हो जाएगी। तो आपसे पूछ लेगा हाल ही में भारत पर्व पर उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी, तो विकसित उत्तराखंड इसकी थीम थी। और भारत पर्व कब से कब तक चला? 23 से 31 जनवरी तक लाल किले पर चला और इसकी थीम क्या हो जाएगी? विकसित उत्तराखंड इसकी थीम हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड गणतंत्र यहां पर लिखा हुआ है, थीम पर झांकी तैयार की जा रही है। बीते वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर परेड ग्राउंड में उत्तराखंड में मानस खंड की झांकी को पहला स्थान मिला। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह पर शामिल होने वाली झांकियों को 3 साल का रोस्टर तैयार कर किया है, जिसमें सभी राज्यों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत करने का मौका मिल सके। पिछले 3 सालों से लगातार उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस परेड पर शामिल हो रही थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड को मौका नहीं मिला। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से 23 से 31 जनवरी तक होने वाले भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी को शामिल कर लिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना को के पात्र देखेंगे गणतंत्र दिवस के परेड। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र होंगे वो भी देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड। अब यहां पर अगर कभी एग्जाम में प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाए, हैरान मत होना, क्योंकि ये लोगों को आमंत्रित किया गया है। मतलब क्या है, ये चर्चाएं न्यूज में बनी हुई है। आप लोग ये चीजें नहीं समझते हैं। जो भी छात्र पहली बार इस क्लास को देख रहा है, एक चीज याद रखना, जितनी भी चीजें चलती हैं, लखिया भूत, हिल्स यात्रा, ये आपके एग्जाम में यहां से कहीं से प्रश्न आ जाए तो ये समझ लेना ये चर्चाओं में थी। ऐसा नहीं है करंट अफेयर बनेगा, करंट अफेयर बने ना बने। अब ये क्या करंट अफेयर होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड। यानी यहां पर क्या चीज चर्चा में आ रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर मैं आपसे पूछूं पीएम आवास योजना कब की है, तो पीएम आवास योजना की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पीएम आवास योजना यहां पर हो जाएगी आपकी लगभग 15 जून, ठीक है, सॉरी 2015 की, 1 जून 2015 की, ठीक है, 1 जून
2015 की पीएम आवास योजना हो जाएगी। अब पीएम आवास योजना चर्चा में है तो ये आपसे पूछ सकता है कि कब की है, 1 जून 2015 की पीएम आवास योजना हो जाएगी। इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इस चीज को आपको नोट करके स्पेशली लिखना है। उम्मीद करता हूं यहां से हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां से चलेंगे हम आगे, और 2023 में मैंने आपको बताया उत्तराखंड की थीम क्या थी, मानस खंड थीम थी, उस झांकी को प्रथम स्थान मिला था, इस चीज को लिख लीजिएगा। और पीएम द्वारा 21वीं सदी का जो उदार दशक है वो उत्तराखंड होने वाला है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने यहां पर एक बात कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड दशक बताया है। तो तीसरा दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक किसके द्वारा बताया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा। देवभूमि उत्तराखंड में विकसित भारत के तहत ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, होम स्टे, रोपवे को तेजी से काम किया जा रहा है। अब यहां पर ये चारों चीजें चर्चाओं में है। कौन कौन सी? ऑल वेदर रोड पढ़ लेना कब बनी थी, ठीक है, दिसंबर में, 26 दिसंबर 2016 को ऑल वेदर रोड जो प्रधानमंत्री चार धाम प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कितने मीटर की है, 125 किलोमीटर की लगभग है। कितनी सुरंग है? 17 सुरंग है। मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्रॉस चेक कर लेना, परीक्षावाणी में वीकली क्लास होगी तो ऐसा ही होगा, कुछ चीजें ऊपर ही ऊपर चलेंगी, डेली होगी तो हर चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। रेलवे लाइन का जिक्र किया गया है, होम स्टे योजना कब की है, रोपवे, कौन कौन सी नई परियोजनाएं आई हैं, सब डेली क्लास होगी तो ही पता लग पाएगा। वीकली क्लास में इसी तरीके से आगे भगाई जाएंगी चीजें। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, समय की पाबंदी है। सविता कंसवाल को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है, अवार्ड के सामान नवाजा गया। प्रवीण को भी राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सविता कंसवाल, शायद इनके नाम से आप लोग ऐसा नहीं होगा, तैयारी कर रहे हैं तो परिचित नहीं है। सविता कंसवाल बहुत अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। सविता कंसवाल के पिता को अवार्ड सौंपती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में आपको पता है जो सविता कंसवाल जी हैं इनको क्या मिला है, मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत सविता को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। इस चीज को याद रखिएगा। अब मरणोपरांत कैसे है आपको पता होगा, उत्तरकाशी के निकट पिछले साल की बात है, ठीक है, पिछले साल 4 अक्टूबर के आसपास की बात है, 2022 को सविता कंसवाल जी जो थी अपने साथियों के साथ, यानी प्रशिक्षु इनके साथ थे, उत्तरकाशी जिले के डोकरानी ग्लेशियर। अब डोकरानी ग्लेशियर कहां पर है, ये एग्जाम में आ चुका है, डोकरानी, ठीक है, डोकरानी ग्लेशियर कहां पर हो जाएगा, उत्तरकाशी में। तो ऐसी चीजें होती हैं, पकड़नी होती हैं आपको, ये नहीं कि पूरी खबर पढ़नी है, अखबार पढ़ना है। आपके एग्जामिनर पूछ लेगा डोकरानी ग्लेशियर कहां पर है, तो ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। ऐसे नोट्स बनाया करो, ठीक है। डोकरानी ग्लेशियर के निकट स्थित द्रौपदी का डांडा 2, अभी द्रौपदी का डांडा का जिक्र आ गया है तो द्रौपदी का डांडा कहां पर है, द्रौपदी का डांडा भी उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। इस चीज को भी नोट करके लिख दो, ठीक है। द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर नेहरू पर्वतारोही संस्थान निम्न में 44 प्रशिक्षुओं 8 प्रशिक्षु दल के साथ 4 अक्टूबर 2022 को सुबह हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद सविता कंसवाल सहित 29 प्रशिक्षुओं का निधन हो गया। तो कब इनकी मृत्यु हुई थी, 4 अक्टूबर 2022 को। इस चीज को याद रखिएगा। उत्तरकाशी जिले की, कहां की रहने वाली हैं, उत्तरकाशी जिले की सविता कंसवाल रहने वाली हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी जिले की सविता कंसवाल जी रहने वाली हैं। साथ साथ 12 मई को माउंट एवरेस्ट व 28 मई को माउंट मकालू इन्होंने सफल आरोहण किया था। तो 12 मई को पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मई को क्या करा था, 12 मई, ठीक है, 12 मई और 28 मई को 2021 की बात कर रहे हैं यहां पर, 12 मई 2021, ठीक है, और 28 मई 2021 को माउंट मैकालू, ठीक है। इस दिन क्या करा था, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट पूछी जाए तो आपसे 8,848 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट हो जाएगी। और ये कब इन्होंने करा था, 12 मई 2022, सॉरी 2022 को, डेट करेक्शन कर लेना, यहां लिखा हुआ है 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट 8,848.46 मीटर की ऊंचाई। और 16 दिन बाद, ठीक है, इसी के 16 दिन बाद 28 मई 2022 को इन्होंने क्या करा था, माउंट मकालू, ठीक है, माउंट मकालू, और माउंट मकालू की इन्होंने चढ़ाई जो है फतेह की थी। और माउंट मकालू की हाइट आपसे अगर पूछी जाए कभी, तो माउंट मकालू की हाइट कितनी हो जाएगी, 8,000, ठीक है, लिख लीजिएगा, 8,463 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी माउंट मकालू की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, माउंट मकालू भी पूछ सकता है। और 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू को फतेह करने वाली देश की पहली महिला सविता कंसवाल बनी थी। और 4 अक्टूबर को इनकी जो हादसे में मृत्यु हो जाती है। और मरणोपरांत इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में
इतना ही कुछ पढ़ना था। अगला है आपके पास, प्रवीण को राष्ट्रीय पुरस्कार। डोईवाला बीएसएफ के एएसआई प्रवीण सिंह को उत्कृष्ट साहसिक कार्य के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बीएसएफ में जो कार्यरत है एएसआई, ठीक है, एसआई, ठीक है, सॉरी, एसआई प्रवीण सिंह को उत्कृष्ट साहसिक कार्यों के लिए तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार मिला। तो हाल ही में कितने व्यक्तियों को मिला? 2 व्यक्तियों को मिला। और कौन कौन से हैं व्यक्ति? एक तो प्रवीण कुमार, इनका संबंध किससे है? सेना से हो जाएगा। बीएसएफ में ये एसआई है। और सविता कंसवाल को तो आप भली बात ही जानते हैं, इनको क्या मिला है? तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार मिला है। नारी शक्ति वंदना महोत्सव से सीएम देंगे महिला सशक्तिकरण का संदेश। तो हाल ही में नारी शक्ति वंदना, ठीक है, नारी शक्ति वंदना महोत्सव कहां पर हुआ? इससे पहले दीदी भूली उत्सव मैंने आपको बताया। दीदी भूली उत्सव कहां पर मना था? ये उत्तरकाशी में मना है, ठीक है, ये कहां मना है? उत्तरकाशी में मना है। लेकिन यहां पर नारी शक्ति की बात हो रही है, नारी शक्ति वंदना महोत्सव की बात हो रही है। और नारी शक्ति वंदना महोत्सव कहां पर मना है आपका? नारी शक्ति ये मना है, नारी शक्ति वंदना महोत्सव रुद्रपुर के अंदर मना है, ठीक है। कहां मना है? रुद्रपुर के अंदर मना है। इस चीज को लिख लीजिएगा। और रुद्रपुर की जिक्र आ रही है तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो, रुद्रपुर, मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर पहुंचे। यह प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य संस्थान कहां पर है। अखबार डेली पढ़ोगे ना, परीक्षावाणी तो ऐसी याद उंगलियों पर हो जाएगी आपको। यही तो दिया है परीक्षावाणी में, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान। जिसने नहीं ज्वाइन किया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, टेलीग्राम का चैनल, वहां पर डेली अखबार की यही कटिंग डाली जाती है। डेली आप लोग पढ़ते नहीं है, इतने आलसी हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वीकली मुझे क्लास लेकर आनी पड़ती है। अगर आप लोग डेली नोट्स बना लोगे तो क्लास की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आप आलसी हैं, पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में है, इस चीज को नोट करना है। और ये पूछता है आपका एग्जामिनर, ठीक है, 2002 से वहीं पर स्थित है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम्य विकास संस्थान कहां पर हो जाएगी? रुद्रपुर के अंदर हो जाएगी। और नारी शक्ति वंदना महोत्सव कहां पर हुआ है? रुद्रपुर के अंदर हुआ है। आगे चलेंगे हम लोग, गूंजी कालसी समेत 5 जगह एयरफील्ड बनाएगी बीआरओ, ठीक है। तो गूंजी कालसी समेत, गूंजी कहां पर है? पिथौरागढ़ के अंदर है। कालसी समेत 5 जगह एयरफील्ड बनाएगी बीआरओ। और बीआरओ चर्चा में है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनका कार्य क्या होता है? ये सीमाओं पर सड़क बनाती है। जो सीमाएं होती हैं, जैसे हमारा जो सीमांत जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन जिलों में जो सीमा से सटे हुए क्षेत्र होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, उसके आसपास जो बीआरओ होती है, यही सड़क बनाने का कार्य करती है। या बाकी तमाम जो वहां के कंस्ट्रक्शन के कार्य होती है, बीआरओ को ही दिया जाता है। और इसी के तर्ज पर अगर हम बात करें बीआरओ की, तो 1960 में बीआरओ की स्थापना होती है। यह प्रश्न भी कभी ना कभी एग्जाम में बन सकता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? यहां पर आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टर है बीआरओ के। और ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी है, इनको पुष्प गुच्छा भेंट कर रहे हैं। तो बीआरओ के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास जी हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास जी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास जी कौन है? श्रीनिवास जी, ठीक है, श्रीनिवास, ये कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघुनिवास जी हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यहां पर बीआरओ के निदेशक, ठीक है। और इस चीज को याद रखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या कहा है? सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रदेश गूंजी कालसी में ये क्या करेंगे? 5 स्थानों पर एयरफील्ड तैयार करेंगे। इस योजना के तैयार करने में सीएम पुष्कर धामी ने सचिवालय में एक मुलाकात के दौरान बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को यह जानकारी दी, ठीक है। यहां पर बताया गया है, राज्य में श्रद्धालु एवं पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहां पर जो पर्यटक हैं, हाल ही में आपको पता है नरेंद्र मोदी जी, अब देखो कैसे लिखा हुआ है, कहां पर गए थे? सीएम ने कहा आने वाले समय में आदि कैलाश और पार्वती कुंड, आदि कैलाश और पार्वती कुंड आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी में वृद्धि होगी। अब आपसे पूछ लेगा आदि कैलाश कहां पर है? आदि कैलाश कहां पर है? पिथौरागढ़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर हो जाएगा। और इसके अलावा कहां पर है? पार्वती कुंड, जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, ठीक है, पार्वती कुंड, ये भी चर्चा में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम में बन जाएगा। पार्वती कुंड किस जिले में स्थित है, किस जनपद में स्थित है, यह आपको पूछ लेगा। या आपसे कुछ और पूछ लेगा, आदि कैलाश कहां पर है। तो ये चीजें आपको ना ऐसे याद रखनी होती हैं। करंट में जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों को आप लोग देख कर जाया करो, किसी ना किसी एग्जाम में वो बन सकती हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और आज की जो अंतिम खबर है, शिक्षक रोशन बलूनी को टीचर आइकन अवार्ड, ठीक है। तो शिक्षक रोशन बलूनी जी को क्या मिला है? हाल ही में हिंदी प्रवक्ता रोशन बलूनी जी को टीचर आइकन अवार्ड देते आयोजक, ठीक है। तो एक अंकेश्वर के अंतर्गत जीआईसी 9वीं खाल में हिंदी के
प्रवक्ता रोशन बलूनी को शिक्षक की ओर से शिक्षक साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारी प्रयोग उपलब्धि के लिए सामाजिक कार्यों के लिए टीचर आइकॉन अवार्ड दिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो शिक्षक रोशन सिंह बलूनी को टीचर आइकॉन अवार्ड हाल ही में मिला है। तो ये आपकी यूएनए की क्लास थी। और एक आज अंतिम आपकी जो न्यूज है ये हो जाएगी, प्रदेश में ई बर्ड ऐप से होगी अब प्रवासी परिंदों की गिनती। तो प्रदेश में जो ई बर्ड ऐप है ये किस चीज के लिए है, जो प्रवासी पक्षी हैं। आपने देखा होगा आसन वेटलैंड की अगर मैं बात करूं, रामसर साइट है, ठीक है, आसन वेटलैंड को उत्तराखंड की एकमात्र रामसर साइट है। यहां पर क्या होता है, अलग अलग पक्षी आते हैं विदेशों से, यूरोप से, अमेरिका, अफ्रीका। भाई उनको तो वीजा नहीं चाहिए, वो तो फ्री में आ जाते हैं। पक्षियों को कोई वीजा नहीं चाहिए। आपको पता है जब भी मौसम बदलता है तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, जहां जहां से अलग अलग देशों से पक्षी यहां पर आते हैं। और फिर होता क्या है, बहुत सुंदर दृश्य यहां पर होता है, इनके नजारे देखने के लिए लोग आते हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसी के तर्ज पर यहां पर प्रदेश सरकार क्या करती है, इनकी हर साल गिनती करती है। कभी इनकी कमी होती है, कभी वृद्धि होती है। कमी होती है तो उसको दूर करा जाता है। कैसे इनकी वृद्धि हो, क्योंकि जितने ही आएंगे उतने टूरिस्ट आएंगे, उतनी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो प्रदेश में नई ई वे बर्ड ऐप जारी होगी, अब प्रवासी परिंदों की गिनतियां। ठीक है, पहली बार उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड के निर्देशन में होगा बर्ड सेंसस। ठीक है, तो पहली बार उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड के निर्देशन में होगा बर्ड सेंसस, यानी बर्ड की गिनतियां होंगी। सेंसस क्या होता है, गिनतियां होती हैं। 2023 में कम आए 2000 पक्षी। 2023 में जब गणना हुई थी तो पिछले साल हरिपुरा और बौर जलाशय, ठीक है, हरिपुरा और बौर जलाशय कहां पर है, उधम सिंह नगर के अंदर हो जाएंगे। इन चीज को याद रखिएगा, दोनों चर्चा में हरिपुरा और बौर जलाशय। कुल 111 प्रकार की प्रजातियां मिली थी, करीबन 4000 प्रवासी पक्षियों की संख्या दर्ज की गई थी। 2022 में प्रवासी पक्षियों की संख्या लगभग 6000 थी। तो प्रवासी पक्षियां 2022 में 6000 थी और 23 में कितनी होगी, 4000, और 2000 की कमी देखने को मिली। यहां पर तराई के जलाशय में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पक्षी कौन कौन से, यहां पर नाम दिए हैं। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी आपको देखना क्या है, प्रदेश के जलाशयों में 20 जनवरी से 2 टाइगर रिजर्व समेत 6 वन प्रभाग के प्रवासियों के ई बर्ड ऐप से गणना की जाएगी। अनुभवी बर्ड वॉचर विभाग संपर्क करेगा, गणना करेगा। ठीक है, यहां पर दिया गया है, पिछले साल हुई गणना में तराई केंद्रीय वन प्रभाग में 111 विदेशी प्रजातियां मिली थी। तो 2021-23 में 111 प्रजातियां टोटल काउंटिंग के दौरान मिली थी। इस चीज को याद रखिएगा। मानवीय दखल बढ़ा तो प्रवासी पक्षियों की आमद घटी। ठीक है, तो जब मानवीय दखल बढ़ता है तो जाहिर सी बात है प्रवासी पक्षी भी कमी आएंगे वहां पर। तो यहां पर आपको याद रखना है कि पिछले साल जब गणना हुई थी तो कितने थे, 111 प्रजातियां थी। ठीक है, पिछले साल 2023 में जब पक्षियों की गणना हुई थी 111 प्रजाति थे। अब इस बार 2024 में हो रहा है। कैसे, ई वे बर्ड ऐप के थ्रू यहां पर पक्षियों की गणना की जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यहां पर आपने देखा होगा कि जैव विविधता बोर्ड के निर्देशन में होगी बोर्ड सेंसस की मीटिंग। ठीक है, जैव विविधता बोर्ड के निर्देशन में। अब हम अगर बात करें तो उत्तराखंड जैव विविधता मंत्री कौन हो जाएंगे, उत्तराखंड में कृषि मंत्री एवं जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, गणेश जोशी जी। ये पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, गणेश जोशी जी जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे। और उधम सिंह नगर के नगर पंचायत हल्दी में उत्तराखंड जैव विविधता परिषद में निरीक्षण किया गया, योजनाओं को शोध कार्य का जायजा लिया गया गणेश जोशी जी के द्वारा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और झांझरा में ये आपको पता होगा कि 10 तारीख को बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 9 तारीख को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। झांझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से मचा हड़कंप, 150 घर खाली कराए गए। इसके ऊपर मैंने पूरा एक विस्तृत सेशन लिया था। अगर आपने नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पर आ रहा होगा, वहां जाकर आप इस घटना को पूरे को देख सकते हो। किस तरीके से जो क्लोरीन गैस है ये देहरादून में प्रेमनगर में झांझरा के पास इसका रिसाव हो चुका था। तो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरीन गैस के बारे में। बाकी उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करेंगे जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।